जिए समृद्ध। आज तुरीयते ध्यान के साथ इस सदन को शुरुआत करने के लिए प्राध्यापक विजय लक्ष्मी जी को धन्यवाद दे देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का भाषण के बारे में। आज हमारे साथ हैं स्काई प्राध्यापक अर्चना जी। अर्चना जी एमए इन योगा फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस किए हुए हैं और एमए हिंदी में किए हुए हैं और योगा फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा ये सब भी उन्होंने अपने स्काई सिस्टम के साथ जुड़े हुए करके आ रहे हैं। ये पिछले 16 साल अपना स्काई सिस्टम के साथ हैं। अभी तिरुनेलवेली नामक एक साउथ के डिस्ट्रिक्ट में उधर के विश्व समुदाय सेवा संघ के तिरुनेलवेली मंडल जोन के साथ जोड़कर अपना सर्विसेज करते आ रही हैं। ये और उनके पति दोनों मिलकर स्काई योगा सर्विसेज को हर एक गांव-गांव तक पहुंचाना है करके जो हमारा विलेज सर्विस प्रोग्राम है, ग्राम सेवा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और उसमें महिलाएं, बच्चों वो सबको ये स्काई योगा के बारे में जागरूकता देकर उनको ये स्काई योगा सिस्टम सिखा के आ रहे हैं पिछले 6-7 साल से। आप आज उनका बहुत ही बढ़िया और रोमांचक शीर्षक है, विचारों से विचारों का अन्वेषण करना। विचार हम तो पिछले 3-4 सेशन से विचारों के बारे में ही सुनते आ रहे हैं। मन क्या है, विचार क्या है, विचारों को कैसे ठीक करना है, मन और विचार कैसे जुड़े हुए हैं। उस श्रृंखला में आज प्राध्यापक अर्चना जी विचारों से विचारों का अन्वेषण इस शीर्षक में अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए तैयार है। पूछ लेते हैं अभी सीधा प्राध्यापक जी के साथ। अर्चना जी आप तैयार हैं? जी हाँ। जी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ मैम बिल्कुल। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। दिल्ली एनसीआर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। हम सभी आज विचारों का अन्वेषण, जो महर्षि का पहला लेसन है आत्मविश्लेषण में, उसके बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो फिर विचार का मतलब क्या है, वो कहाँ से आते हैं, उसका मूल क्या है। आध्यात्म में विचारों का मुख्य स्थान है। आध्यात्म में विचारों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मनोविकास कला में विचारों का अन्वेषण करके ही आत्मविश्लेषण की शुरुआत होती है। हम देखें तो हर एक मिनट में मानव के मन में कई विचार उत्पन्न होते हैं। हमें विचार क्यों आते हैं, इसके बारे में तो हम सोचते हैं, मगर विचारों का मतलब क्या है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। विचारों का मतलब मन से निकलने वाली लहरें है, जिसका संग्रह स्थान आनुवंशिक केंद्र यानी जेनेटिक सेंटर है, जहां कांत केंद्र, प्राण केंद्र और वीर्य केंद्र का संघनता युक्त केंद्र है। यहाँ समस्त कर्मों का संग्रह होता है। आनुवंशिक केंद्र में जीवकांत की शक्ति बनी रहती है। वहां से मन की लहरें विचार के रूप में बाहर निकलती है। फिर मन क्या है? जैसे सागर में लहरें उठती हैं, उस लहरों का मतलब पानी का बहराव है। अगर वह बहराव न हो तो क्या होगा? पानी स्थिर स्थिति में होगा। तो इस लहराव का कारण या मूल क्या है? पानी। उसी प्रकार मन के लहराव से जो निकलते हैं उसे विचार कहते हैं। जैसे देखे तो हम किसी चीज को देखते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में पड़ता है। उदाहरणता देखे तो एक गाय को हम देखते हैं, उसका रंग, आकार हम देखते हैं।
उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में एक चींटी की तरह प्रतिबिंबित होता है। वो एक खाली प्रतिबिंब है, आंखों में वो गाय नहीं है। एक चित्र के रूप में उसकी छवि बनी है, वह छवि मात्र है, वहां गाय नहीं है। बाद में 10 दिन के बाद हम एक किताब पढ़ते हैं, उसमें गाय के बारे में लिखा है। अब 10 दिन पहले देखे उस गाय का प्रतिबिंब हमारे सामने आता है। उस छवि में गाय कहाँ है? वहां तो गाय है ही नहीं। 10 दिन पहले देखे गाय की छवि मात्र वहां है, न कि ओरिजिनल गाय। इस वक्त मन उस वक्त देखे गाय का रूप या उस वक्त के मनस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। 10 दिन पहले सुकुड़ कर देखी गाय की छवि विस्तृत करके दिखाती है। मन 2 प्रकार के काम करता है। क्या? सुकुड़ कर रखना और विस्तृत करके दिखाना। मन एक जीवकांत तरंग की तरह है। जीवकांत से पंचेंद्रियों को संचलित करके विभिन्न अनुभव हमारे सामने आते हैं, उसे ही मन कहते हैं। पंचेंद्रिय का मतलब क्या है? त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, जिस कारण हम कोई भी चीज महसूस करते हैं। जैसे त्वचा से गर्मी सर्दी, जीभ से स्वाद, नाक से सूंघना, आंख से देखना और कान से सुनना। यह सब पहले मिले हुए अनुभव से जीवकांत में स्टोर होकर फिर से उसके प्रतिबिंबित करने को ही मन कहते हैं। हर कर्म आनुवंशिक केंद्र में सिकुड़कर एक कांत के रूप में स्टोर होता है, बाद में विचार के रूप में विस्तृत होता है। यानी विचार का मतलब गणना, आंकना, काउंट करना होता है। कोई भी वस्तु या कार्य को 4 तरह से सोचते हैं: काल, दूरी, स्थूलता, गति। जैसे अगर कोई हमारे हाथ में पैसे देते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? उसको काउंट करते हैं या गिनते हैं। उसी प्रकार हमारा ब्रेन हर विचार को आंकता है। अगर मैं ताजमहल ये शब्द कहूं तो हम क्या सोचते हैं? ताजमहल किस काल में, किसने, किसके लिए बनाया? तो यह विचार में काल के बारे में सोचते हैं। बाद में क्या सोचते हैं? ताजमहल यहाँ से कितनी दूरी पर है, ताजमहल कितना बड़ा है, कौन से रंग का है, वहां पहुंचना है तो कितना वक्त लगेगा, वहां कैसे जाए। मैंने तो खाली ताजमहल ही कहा था, मगर हमारे मन में कितने विचार आए। हर एक विचार को काल, दूरी, स्थूलता, गति आदि से आंका गया है। और एक उदाहरण देखते हैं। हम अगर सोचो एक गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते ही मन में क्या विचार आते हैं? वो गाना किस फिल्म का है, उसमें कौन कौन एक्टर है, वह गाना कहाँ बनाया है, उस गाने के बारे में हम आंकने लगते हैं। तो विचार का मतलब क्या है? आंकना, उसके बारे में गणना करना। पहले से ही प्रतिबिंबित अनुभवों को विचार कहते हैं। विचार जो है वो एक मनस्थिति में मन में प्रतिबिंबित होते हैं। जब वही मनस्थिति में मन कार्यरत होता है तो वही प्रतिबिंब विचार के रूप में प्रकट होता है। विचार एक निरंतर प्रक्रिया है। सोते वक्त या जब कोई कोमा में हो तो विचार नहीं उभरते। अच्छे विचार अच्छे कार्य से और बुरे विचार बुरे कार्य से उभरते हैं। विचार जो है बोल में बदलकर बाद में कर्म में बदलते हैं, मगर
हर विचार बोल या कर्म में नहीं बदल सकते। कई विचार खाली बोल के रूप में आते हैं, उसमें से कुछ विचार कार्यरत होते हैं। उस कार्य के विचार की छवि अनुवंशिक केंद्र से मस्तिष्क में बैठकर वहां से इंद्रियों को कार्यरत करती है। वही मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स में विस्तृत करके दिखाती है। इसे ही विचार कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं से प्रतिबिंबित छवि को विस्तृत करके दिखाना, वह बाह्य घटनाओं और वस्तुओं से संपर्क, यानी जो बाहर की घटनाएं घट रही है, वस्तुएं दिख रही है, उनसे संपर्क स्थापित करके जो पूर्व परिणाम थे, जो अनुभव थे, उनसे तुलना करके बाद में आंक कर देखती है। उसे आंकने को ही विचार कहते हैं। अभी देखें तो विचार दो प्रकार के होते हैं, सर्वोच्च विचार और दुर्विचार। जब मन की स्थिति विस्तृत होती है तब सर्वोच्च विचार उभरते हैं, जैसे समृद्ध मन, परिपूर्णता, सहिष्णुता, उदारता, शीलता, पूर्ण समानता, क्षमा जैसे 6 अच्छे गुण सर्वोच्च विचारों से ही उभरते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम समृद्ध मन से करेंगे, तभी हमें उसमें परिपूर्णता मिलेगी। हम जो भी काम करें उसमें तन और मन लगाव करके करेंगे, तभी सेटिस्फैक्शन यानी परिपूर्णता मिलेगी। सहिष्णुता, टॉलरेंस, ज्यादातर हम टॉलरेंस कहाँ खोते हैं? अपने नजदीक के लोगों से। उन पर ज्यादा क्रोध आता है, वो क्या कहना चाहते हैं उसे ठंडे दिमाग से सुनना भी नहीं चाहते। अपने बच्चों की बातें सुनने या उनको एडवाइस करने में हमें थोड़ा कम टॉलरेंस होता है। सर्वोच्च विचार रखने वालों में टॉलरेंस होना ही चाहिए। वो साधारण से बसा ही रहता है, मगर हमें उस पर प्रयास भी करना पड़ता है। उदारता, सभी से सहजता से पेश आना, उदार भाव से सबकी मदद करना। उदारता सबके साथ अच्छा संबंध रखती है। शीलता, दया की भावना, अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उनको मदद करना या दया भाव से मदद करके उनसे उच्च विचारों से लोग पहले ही खड़े रहते हैं। परिपूर्ण, पूर्ण समानता, सभी में समानता, कोई भी उच्च नीच नहीं, बड़ा छोटा नहीं, कोई भी गरीब अमीर नहीं, सभी समान, एक ही भगवान के बच्चे हैं। यह समझकर समाज में सबके साथ पूर्ण समानता के साथ रहना एक बड़ा ही गुण है। बाद में है क्षमा। मन में किसी की बुरी भावना न रखकर, कोई भी उनसे हमें कितना भी दुख मिला हो, उनको ज्ञान की कमतरता है यह सोचकर उन क्षमा कर देना। यह गुण हमारे मन में रहते हैं, मगर जब मन संकीर्ण स्थिति में रहता है तो मन में दुर्विचार आते हैं। जैसे परिपूर्ण मन लोभ में बदलता है, सभी चीजें मुझे ही मिले, उससे मुझे लाभ हो या न हो, उस चीज की मुझे जरूरत हो या न हो, मुझे वह चाहिए। ये परिपूर्ण मन हो तो लोभ का गुण आता ही नहीं है, लेकिन दुर्विचारों में लोभ पहले आता है। बाद में क्रोध, यह टॉलरेंस, सहिष्णुता के अपोजिट है। हम कभी सभी को मालूम है क्रोध कब आता है? जब मेरी कामना पूरी न हो या मैं जो सोचता हूं उसके उल्टे तरफ से दूसरे सोचते हैं तो क्रोध आता है। क्रोध के कारण दूसरों में कमियां दिखने लगती हैं और
क्रोध क्रोध और भी बढ़ता जाता है। बाद में आता है असीम लगाव। किसी चीज या वस्तु से असीम लगाव, क्योंकि उनके साथ अपने जीवन की कोई बात जुड़ी है। जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो या किसी के साथ बीते हुए दिन के कारण हम उस वस्तु या व्यक्ति पर असीम लगाव लगाकर बैठते हैं। बाद में आता है अनमेल यौन आक्रोश। जिस व्यक्ति पर हमारा हक नहीं है, उस स्त्री या पुरुष पर आकृष्ट होना, उन पर हर हक जमाना, यह कितनी गलत बात है। ऊंच नीच भावना, इक्वालिटी के अपोजिट आता है। इससे समाज में कई बुरे कार्य करते हैं। समाज में सामाजिकता टूट जाती है। और बाद में होता है व्यंजन, प्रवंच, क्षमा के उल्टा होता है। किसी को भी माफ न करके जब मौका मिले उनसे बदला लेना और उसके बाद में गलत सोचना, इस प्रकार विचार में समाज में दुष्कर्म बढ़ते जाते हैं। एक मनुष्य की गणना उसके विचारों पर निर्भर होती है। विचार एक रंगमंच के समान है। उसमें अभिनय, निर्देशक, कथा, वार्तालाप, दर्शक, दर्शित व्यक्ति सभी होते हैं। यह एक कल्पना होती है। उस विचारों के उन्नति पर ही उसका स्तर या श्रेयस निहित है। विचारों को ही विचारों का संरक्षक दल यानी गार्ड के रूप में रखना चाहिए। अगर हम विचारों को न समझे तब तक उस पर नियंत्रण करना नहीं आता। यानी विचारों का आवश्यकता और आदत के बाद जी समृद्ध, अर्चना जी शायद आप म्यूट हो गए हैं, कृपया चेक कर लीजिए। जी समृद्ध, अर्चना जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी समृद्ध आ रहा है सर। हाँ अब आ रहा है मैम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद सर। ठीक है मैम, ठीक है। जी समृद्ध, आवाज आ रही है सर? जी जी मैम, अभी आ रहा है, बीच में थोड़ा हाँ। पहले से जो हमने देखा अच्छे विचार और बुरे विचार, और बाद में वो विचार 6 कारणों में बदल जाते हैं। जो पहले से प्रतिबिंबित अनुभव रहते हैं, उस अनुभवों को विचार कहते हैं। विचार की मनस्थिति मन में प्रतिबिंबित रहती है। तो विचार जो है वो जेनेटिक सेंटर में, आनुवंशिक केंद्र में प्रतिबिंबित होकर खाली हमारे ही न रहकर हमारे बच्चों के जेनेटिक सेंटर में बस जाते हैं। जब हम बुरे विचार मन में लाते हैं तो
वे हमारे उन्नति में बाधा डालते हैं। अनावश्यक विचारों की मुक्ति से गुणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। दुर्विचारों से मुक्त होने के लिए विचारों का अन्वेषण करना जरूरी है। विचारों का अन्वेषण करने के लिए हमें पहले उनके कारण को ढूंढना है। विचारों का अन्वेषण करने के लिए महर्षि ने हमें 6 कारणों का अन्वेषण करने के लिए कहा है। आवश्यकता, आदत, परिस्थिति, दूसरों के कारण, आनुवंशिक घटन और देवत्व। आवश्यकता के कारण आने वाले विचार ज्यादातर बाधादायक नहीं होते। जैसे जब हमें भूख लगती है तो हम खाने के बारे में सोचते हैं। यह विचार भूख कारण आया है, तो ये हमारी आवश्यकता है, क्योंकि खाने से ही हमारा तन और मन तंदुरुस्त रहता है। यह हमारी बेसिक नीड है। मगर जब आदत के कारण विचार आते हैं तो वहां शायद उस चीज की आवश्यकता नहीं है, मगर एक पर्टिकुलर वक्त पर हमें वो काम करने की आदत है। जैसे कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर एक दिन न्यूज़पेपर न आए तो हम बेचैन हो जाते हैं। वो न्यूज़पेपर आने तक हमें चैन नहीं रहता। वैसे अभी देखे तो सीरियल देखना, उस वक्त अगर पावर कट हो जाए तो कितनी गृहिणियां उस ईबी डिपार्टमेंट को कोसती होगी। आवश्यकता और आदत के बाद आती है परिस्थिति, मतलब सिचुएशन। हम कहीं गए हैं तो उस जगह का माहौल हमें उस काम को करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी को स्मोक करने की आदत है मगर उसके मित्रों को वो आदत नहीं है, जब वो स्मोक न करने वाला मित्र उन मित्रों के साथ मिल जाता है तो दोस्त उनको कहते हैं एक बार करके तो देखो, कुछ नहीं होगा। और बाद में धीरे धीरे जो स्मोक न करने वाला मित्र है वो भी स्मोक करने लगता है। महर्षि हमेशा बताते हैं बुरी आदतें हमेशा दूसरों के कहने पर ही शुरू करते हैं। वो विचार हमारे खुद के हो ही नहीं सकते। वैसे ही दोस्तों के कहने पर स्मोक करने के बाद हम अपनी पसंद से स्मोक करने लगते हैं। दोस्त के साथ से सिगरेट लेकर पीना चालू करते हैं। मगर खाली बुरे विचार ही इस प्रकार नहीं आते, उसमें अच्छे विचार भी आते हैं। उसी प्रकार घर में कोई मेहमान आए तो उनके लिए चाय बनाते हैं। उस वक्त हमारी भी एक चाय हो जाती है, बल्कि मेहमान आने के कुछ समय पहले ही हमने चाय पी होगी। मगर परिस्थिति के कारण वो विचार हमारे मन में आकर कार्यरत होते हैं। अगर हम देखें तो अच्छे विचारों में जैसे हमारे ऑनलाइन क्लास है। कोविड के कारण सभी जगह ऑनलाइन क्लास हमने शुरू की। अब इसकी हमें आदत पड़ गई है। इस कारण कुछ भी हो जाए, सब काम छोड़कर हम मेडिटेशन करने या क्लास में आकर बैठ जाते हैं। घर का पूरा माहौल बदल जाता है। ये अच्छे विचारों के कारण, परिस्थिति के कारण आते हैं। अगला कारण देखें तो दूसरों के कारण, मतलब वहां हम मन से कम काम करते हैं। वहां दूसरों का विचार हम पर हावी होता है। अब आम का सीजन है, हम ऑफिस से वापस आ रहे हैं। रास्ते में देखते हैं तो आम वाला आम बेच रहा है। हमें
आम लेने की कोई आइडिया ही नहीं है, मगर उस आम वाले को आम बेचने हैं। उसके मन में चले विचार क्या है? जल्द से जल्द आम बेचे। तो उनके विचार हमारे मन में आते हैं। आम को देखते हैं तो आम लेने का मन उछलता है। आम लेकर हम घर जाते हैं तो देखते हैं घर में ऑलरेडी आम है। तो हमने आम क्यों खरीद ले? क्योंकि उस आम वाले के विचार हमारे विचारों से स्ट्रांग थे। उसी प्रकार देखते हैं हमारे पड़ोसी के घर पर नया टीवी लाया है, क्योंकि उनका टीवी टूट गया है या रिपेयर हो गया है। मगर हमारा टीवी अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पड़ोसी का टीवी हमारे टीवी से बड़ा है, नए टेक्नोलॉजी का है। इस कारण कभी कभी घर में झगड़े करके हम टीवी ले लेते हैं। और टीवी लेने का विचार कहाँ से आया? पड़ोसी के कारण। इस प्रकार दूसरों के प्रभाव से भी मन में विचार उभरते हैं। अगला कारण है आनुवंशिक गठन। यह विचार भी हमारा विचार नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का विचार हो सकता है। उनका पूरा न होने वाला विचार हमारे बच्चों के मन में उभर कर वह कार्यरत होता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अगर हमारे माताजी या पिताजी दादाजी का विचार था कि इस गांव में एक स्कूल हो, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे स्कूल के लिए बहुत दूर जाते हैं, तो जो विचार हमारे आनुवंशिक केंद्र में पहले से स्टोर हुआ होता है। इस कारण हमारे मन में यह विचार बार बार उभरता है और उस कारण वह कार्यरत होता है। उसी प्रकार अगर हमारे पूर्वजों में किसी को बुरी आदत है, जैसे ड्रिंक्स या स्मोक कर रहे हैं, तो उनके बारे बच्चों को भी ये आदत आती है। हमारे आनुवंशिक केंद्र में बसे ज्यादातर विचार हमारे पूर्वजों के ही होते हैं। बहुत सारे लोग एक उम्र में बाद उनके माता पिता के जैसे व्यवहार करते हैं। हमें भी कई लोगों ने कहा होगा, आप दिखने में आपके पिता के जैसे हैं, आपके माता के जैसे हैं, आपके विचार आपके माता पिता से जुड़ते हैं। ऐसे पूर्वजों के कारण हमारे में बदलाव आते हैं। आखिरी विचार जो है वो दैवत्व विचार है। ये भी हमारा विचार नहीं है, ये विचार कई लोगों का मेल जोल है। समाज में कई लोगों के मन में एक जैसे विचार उभरते हैं। यह विचार एक व्यक्ति से कार्यरत होना मुश्किल है। इसको कार्यरत होने के लिए कई कैपेबल लोग चाहिए। यह विचार सभी के विचार का मेल है। इस कारण यह विचार अच्छा विचार ही हो सकता है। जैसे गांव में कई बदलाव चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। इस कारण वह बदलाव अचानक से आता है। जैसे देखे तो महर्षि के जन्मदिन पर हम सभी ने एक प्रयास किया, जबकि ज्यादातर लोग निकलकर ध्यान करें, सब मिलकर साथ में ध्यान करें। ये हमारे सभी के विचार एक साथ मिलकर हमने ध्यान किया। इसी प्रकार हमारे महर्षि का सपना है विश्व शांति। उसके बारे में सोचते सोचते हम आज इस स्थान पर बैठे हैं कि यूएनओ में WCS को मेंबर विद स्पेशल स्टेटस से प्रमाणित किया गया है। ये एक दैवत्व विचार है। इस विचार से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही विचारों का अन्वेषण करते ही रहेंगे तो अच्छे विचार ही मन में रहेंगे। अब ये 6 अन्वेषण कैसे करें?
उसमें अच्छे व बुरे को अलग अलग कैसे करें। इसके लिए पहले एक विचार चार्ट बनाना है। उस विचार अन्वेषण चार्ट में बनाकर पहले हमें एक धैर्य ध्यान करके ध्यानस्थ होकर बाद में मन के लहरों को कम होने के बाद एक ही विचार को उस चार्ट में लिखना है। उस विचार का कारण ढूंढना है। ये विचार आवश्यकता, आदत, परिस्थिति, दूसरों के कारण, आनुवंशिक गठन या दैवत्व के कारण, किस कारण बुरा है, इसको जानना है। यह विचार मेरे आसपास को या मेरे लिए या दूसरे लोगों को अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, इसकी अभी जरूरत है या नहीं है, इसे सोचकर अगर अच्छा है तो उसे काउंट करें, कंटिन्यू करें, और बुरा है तो उसे छोड़ दें। इस कारण मुझे या दूसरों को बाधा आती है, इसलिए इसे मुझे छोड़ देना ही चाहिए, इसका संकल्प भी करें। अच्छे विचारों की प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरों को विनाशकारी जो विचार होते हैं उसे छोड़ देना चाहिए। विचारों पर प्रतिबंध होना चाहिए। विचारों से ही विचारों को बदलकर उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कि एक विचार बार बार हमारे मन में आ रहा है जो गलत विचार है, तो उसको बदलने के लिए दूसरे एक विचारों को आगे लाकर उस गलत विचार को हमारे मन से निकाल देना चाहिए। विचारों से ही विचारों का अन्वेषण कर सकते हैं। विचारों का अन्वेषण करने की आदत डालनी ही चाहिए। विचारों का अन्वेषण करने से ही मन में केवल अच्छे विचार नहीं, जग में अच्छाई भी फैलती है। अपने आप को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विचारों का अन्वेषण करके आप इस जीवन में सुख समृद्धि से भरा जीवन जिए, इसकी मैं शुभकामनाएं करती हूँ। आप सभी को सुखी जीवन मिले, ये मेरी शुभकामनाएं। इस सत्संग में मुझे मौका देने के लिए आप सभी की मैं आभारी हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। विचार क्या होता है, कैसे आपने बीज केंद्र में उस सेव होता है, उसको उसका परिणाम क्या क्या होता है, अच्छे विचार और सुविचार को, और बुरे विचार है तो उसका क्या परिणाम होता है, और अच्छे विचार को कैसे लाना है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल उदाहरणों से आपने इतना गहरा कॉन्सेप्ट सबको समझाया। सभी श्रोताओं की ओर से इस प्रवचन के लिए हम वापस आपको एक बार धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया रेज हैंड बटन पर क्लिक करें या अनम्यूट करके अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। जी समृद्ध जी। हाँ, धनलक्ष्मी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी ये समृद्ध, ये संसार, ये संसार, ये समृद्ध मिशन के रूप में कुछ नहीं, फिर भी मैडम जी ने आज इस विचारों से विचार का अन्वेषण, बहुत बढ़िया टाइटल शीर्षक है। उसमें सुख समृद्धि से भरी हुई जीवन के लिए विचारों को ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे बहुत बढ़िया की रूप से, बहुत उदाहरण से मैडम जी ने आज दे दिया। आजकल की स्थिति में विचारों बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम परिवार में रहने पर भी हमेशा हम इसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग सहयोग में है, हमारे परिवार में कोई इसमें नहीं, तो उनके साइड से हम कई विचार देखने पाते हैं। इसलिए हम हमारा
स्थिति से गिर सकते हैं। इस स्थिति में इस विचारों से कैसे हम सुखी जीवन रख सकते हैं, मैडम जी अच्छी से बता दिया। धन्यवाद। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। और किसी का कुछ सवाल है? अर्चना जी, मेरी तरफ से एक सवाल आपको। आपने विचार के बारे में बहुत अच्छा समझाया कि कैसे आता है, क्यों आता है। पर जितना भी हम विश्लेषण करें, अन्वेषण करते रहें, कभी-कभी कुछ बुरे विचारों भी आ जाते हैं। किसी इमोशन की वजह से किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, या जो चीज़ है हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, इस पे हमें समय नहीं बिताना चाहिए, जैसे मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। ऐसे सब विचारें कभी-कभी जितना भी हम ठीक करते जा रहे हैं, वापस आते रहते हैं। इसका क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है? धन्यवाद। वजह तो ये है कि हम दूसरों के कारण ही ऐसा करते हैं। हम दूसरों के प्रभाव के कारण, अगर हम हमारे टाइम टेबल में हम इतनी ही देर तक हम मोबाइल देखे, ऐसा हम टाइम टेबल रख ले तो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि कोई मैसेज अर्जेंट से आ गया होगा ऐसे हमें लगता है। मगर ये हमें बदलना है, कैसे ना, संकल्प करके। नहीं, ये मुझे मुझे नहीं चाहिए, ये आगे से मैं नहीं करूंगा। इससे मुझे भी बाधा आती है और हमारे घर में भी हम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो ये सोचकर हमें संकल्प ही करके करना चाहिए। और उसके बाद भी ना आए तो मौन में कर सकते हैं, और फिर ना आए तो मगरमच्छ कह रहे एक बार खाना कट कर दीजिए, और बाद में मैं नहीं, यही करूंगा नहीं करूंगा सोचते सोचते हमको छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। और किसी का कुछ सवाल है जी? ओके, अभी नहीं है तो हम कार्यक्रम के अंत पे पहुंच जाते हैं। सभी सवालों को जवाब देने के लिए एक बार वापस धन्यवाद करते हैं। अब सभी का पार्टिसिपेंट से हम आग्रह करते हैं कि आज के ध्यान और सुविचार के लिए दोनों प्राध्यापक को धन्यवाद करने के लिए तुरीयम स्थिति पर पहुंच जाएं। आज का तुरीयातीत ध्यान चलाने हेतु प्राध्यापक विजयलक्ष्मी जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। विचारों से विचारों का अन्वेषण, इस बहुत ही गहरे शीर्षक में अपने विचार बांटने हेतु अर्चना जी को धन्यवाद दे देते हैं। अर्चना जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। वापस आज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हर रविवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक गूगल मीट द्वारा इस साप्ताहिक सत्संग ध्यान और सुविचार चल रहा है। अगर आप में से कोई ध्यान करने हेतु आना है या कुछ विचार बांटने के लिए आना चाहते हैं तो कृपया आगे बढ़ के आइएगा। हम इसका, और ये हम सबका यही एक आशा है कि हिंदी भाषा में स्काई योगा बहुत आगे चले और बहुत लोगों के पास चले, और ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। उस मकसद के साथ जो भी आपके सुझाव हैं, कृपया आगे आकर आप अपना विचार दीजिएगा। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट इसके लिए बहुत आभारी रहेगा। अभी हम विश्व शांति अभिलाषा के साथ इस सदन का समाप्त करेंगे। विश्व शांति अभिलाषा के लिए धनलक्ष्मी जी, आप तैयार हैं? तैयार है सर। जी जी, ये समृद्ध। धन्यवाद मैम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करें, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो,
इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार, ये संसार, ये समृद्ध शांति ही शांति शांति पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। वापस आप सबको अगले रविवार सुबह 7 बजे मिलने की आशा रखते हुए सदन का इधर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। वर्ल्ड का बड़ा